हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ क्रिया एवं वाच्य पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी प्रथम के जो 4 क्वेश्चन हमारे बाकी है, दीर्घ उत्तरीय 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, वो आपको गृह कार्य में करना है। पूरा वीक आपके पास है, तो पहले आप उन्हें करें। उसके बाद हिंदी सेकंड का जो गृह कार्य आपको दिया जाएगा, वीडियो को ध्यान से देखें, उस गृह कार्य को करें। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया एवं वाच्य। क्रिया का अर्थ होता है वर्ब इंग्लिश में, है ना, और वाच्य को हम बोलते हैं वॉइस। क्रिया का मतलब होता है किसी काम का करना या होना, और वाच्य का अर्थ होता है क्रिया का विषय, यानी वॉइस क्या है, क्रिया का विषय क्या है। तो पहले पाठ परिचय देखते हैं। क्रिया का अर्थ है करना या होना। किसी भी काम का करना होना क्रिया कहलाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, चलना, उठना, बैठना, झुकना, मचलना, नाचना, तो ये सभी क्रिया है। अब क्रिया का जो मूल रूप होता है बेटा, वो कहलाता है धातु। धातु यानी मेन वर्ब, जैसे पढ़, लिख, खा, पी, चल, और उसमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं, आपको पता है किसी भी शब्द के पीछे शब्दांश जो जोड़ा जाता है वो प्रत्यय कहलाता है ना। तो ना प्रत्यय जोड़ते हैं किसी भी मूल रूप में, यानी धातु रूप में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो सिंपल साधारण रूप क्रिया का बन जाता है। धातु रूप के पीछे ना जोड़ने से क्रिया बन जाती है, और ये पढ़ लिख ये धातु रूप है, यानी क्रिया का मूल रूप धातु। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे क्रिया के भेद। अभी तक आपने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े, सिर्फ क्रिया की परिभाषा पढ़ी, क्रिया के आधार पे भेद, क्रिया के जो भेद पढ़े कर्म के आधार पे, अकर्मक और सकर्मक। लेकिन इसके अलावा भी भेद होते हैं। पहला भेद होता है कर्म के आधार पे, अकर्मक सकर्मक, आपने वहीं तक पढ़ा, 5th तक पढ़ा, वहीं तक मैंने 6th में तो पढ़ाया था। दूसरा होता है रचना के आधार पे, रचना कहो चाहे संरचना कहो। तो हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे कर्म के आधार पे और रचना के आधार पर। इसके बाद वाच्य का अर्थ, यानी वाच्य क्या है, वो हम पढ़ेंगे। क्रिया का मुख्य विषय वाच्य कहलाता है, यानी क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो वो वाच्य कहलाता है। तो वाच्य का अर्थ हुआ इंग्लिश में वॉइस, और हिंदी में होता है क्रिया का मुख्य विषय। इसके बाद हम वाच्य के भेद जो है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य की जानकारी इस पाठ में लेंगे। ये आपका पाठ परिचय है। इसी के साथ कठिन शब्द है स्टेज सेकंड, स्टेज फर्स्ट, यानी सबसे पहले ये चीज करवाई जाती है। अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इसके बाद तात्कालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, नाम धातु और द्विकर्मक। इन सब की मात्राओं को आप देखो। सबसे ज्यादा रेफ का प्रयोग हुआ है, अकर्मक, यानी जो र आ रहा है इसके बीच में, वो र को रेफ, इसको रेफ बोलते हैं बेटा। ऊपर र की उच्चारण पहले हो रहा है र का, लेकिन वो मात्रा के रूप में, रेफ के रूप में, अकर्मक, म के ऊपर वो रेफ के रूप में आएगा। देखो पूर्व, तो र जो रेफ के रूप में व के ऊपर आए, ये हमेशा ध्यान रखो। प्रेरणार्थक, र यहाँ उच्चारण हो रहा है, थ के ऊपर रेफ आया। कर्तवाच्य थोड़ा सा हार्ड है, देखो बेटा, रेफ के रूप में र भी हो रहा आ रहा है, करत, और नीचे ऋषि की मात्रा भी लग रही है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, नाम धातु, द्विकर्मक। तो ये आपके कठिन शब्द हैं जो आपको कॉपी में लिखने हैं। अब बेटा इसके बाद मैंने क्रिया का अर्थ आपको बता दिया। काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है। अब क्रिया की एक बार डेफिनेशन आप सुन लो। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होने का बोध हो, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, वह क्रिया कहलाता है। अब क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु मैंने आपको बताया, पढ़, लिख, खा, पी, चल, ये सब धातु रूप है। तो ये धातु रूप है, मेन वर्ब है ये। अब इसमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, तो ना प्रत्यय जोड़ते ही वो धातु रूप जो है वो क्रिया बन जाता है, यानी सामान्य क्रिया बन जाती है। अब क्रिया के भेद, आपको भेद, अभी तक आपने क्रिया के भेद आपने यही पढ़े, कर्म के आधार पे, अकर्मक और सकर्मक, बस। अब क्रिया के आधार पे जो होते हैं वो 2 भेद होते हैं। पहला क्रिया के जो भेद है, पहला होता है कर्म के आधार पर। कर्म यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं कर्म को ऑब्जेक्ट।
कर्म के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे, रचना कहो चाहे संरचना कहो, यानी उसका निर्माण कैसे हुआ है। एक तो रचना के आधार पे, पहला कर्म के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे। ये इसका डायग्राम देखो आप, क्रिया का मोटा मोटा जो बाहरी भेद है उसको मैंने आपको यहाँ बता दिया। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान में रख लोगे, इन बातों को याद कर लोगे, तो इसके बाद आप आगे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कर्म के आधार पे और रचना के आधार पे दो मोटे भेद हैं बाहरी तौर पे, फिर वापस कर्म के आधार पे दो भेद हैं, पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। अब अकर्मक का और कोई भेद नहीं है, लेकिन सकर्मक के पुनः दो भेद है, एक कर्मक यानी जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक यानी जिसमें जिस क्रिया में दो कर्म हो। मैं आगे इस चीज को, इन बातों को पढ़ाऊंगी। अब रचना के आधार पे 6 भेद देखो, पहला सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। अब वापस देखो क्रिया के भेद, पहला कर्म के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पे अकर्मक सकर्मक, ये आप सब अंडरस्टूड हो। अब सकर्मक के पुनः दो भेद दे दिए, एक कर्मक और द्विकर्मक। और रचना के आधार पे जो भेद है उसके 6 भेद हैं, कर्म के आधार पे 2 भेद हैं, कर्म के आधार पे 2 भेद, अकर्मक सकर्मक, रचना के आधार पे 6 भेद। ये सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। मेरे साथ वापस बोलो, रचना के आधार पे सामान्य की क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। तो ये भेद है। अब हम पढ़ते हैं कर्म के आधार पे जो ये भेद है इनके बारे में, ये हम बाद में पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से देखो बेटा, एक बार में आपको अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। अब कर्म के आधार पे 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब बेटा पहला चलो इन सबको हटा देते हैं, अपन सीधा सीधा ही पढ़ते हैं। पहला भेद है कर्म के आधार पर, पहला भेद है अकर्मक क्रिया, दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। बेटा देखो, नाम में ही कई बार आंसर छिपा होता है। अकर्मक, यानी नहीं, जिस क्रिया में, क्रिया के साथ वाक्य हम बना रहे हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो पहले तो आपको क्रिया की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, तो पहले अपन परिभाषा यहाँ लिखेंगे। मैं एक बार परिभाषा लिखकर आपको समझा देती हूँ। ये देखो बेटा, क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो बताए कोई काम हो रहा है, जैसे खाना, पीना, सोना, चलना, पढ़ना, उठना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्रिया है, वर्ब इक्वल टू। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। बिना उदाहरण के कोई भी परिभाषा वो अधूरी रहती है, तो उदाहरण अवश्य लिखिए, जैसे पढ़ना, खाना, जाना आदि। पढ़ मूल धातु है, प्लस ना किया तो पढ़ना क्रिया बन गई। खा धातु है, ना जोड़ा तो सामान्य क्रिया बन गई। जा भी धातु है, जा में ना जोड़ा तो क्रिया बन गई। तो ये से उदाहरण है। अब कर्म के आधार पे पहले मैं आपको भेद बताऊंगी। पहला होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है बिना कर्म का, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म ना हो। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखो, राम पढ़ता है, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, झरना बह रहा है, तूफान आया, मोहन ने किताब, नहीं ये तो इसमें आ जाएगा। अब पहला उदाहरण इसका, राम पढ़ता है, कर्म नहीं होता, कर्म इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी कि राम पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक, इंग्लिश में ही बोलोगे
तो राम सब्जेक्ट हो गया, राम इज इक्वल टू सब्जेक्ट, तो कर्ता। राम रीड्स अ बुक, बुक उसमें हो जाता है ऑब्जेक्ट, या बुक है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या, कर्म है क्या, कर्ता ने कर्म को, यानी वह साधन जिसको राम काम में ले रहा है, क्रिया हो रही है लेकिन इसमें कर्म क्या है, इसमें तो कर्ता है, राम करता है, राम पढ़ता है, ये तो है अपनी क्रिया पूरी, राम पढ़ता है तो ये तो है क्रिया, राम है कर्ता, इसमें कर्म नहीं है। तो जहां क्रिया के साथ कर्म नहीं हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। झरना बह रहा है, झरना, झरना क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, कर्ता है, झरना बह रहा है, बहना क्रिया है, रहा है ये भी क्रिया है, तो ये मुख्य क्रिया है बहना, और रहा है जो है वो संयोग, जो इसकी जो रंजक क्रिया है जो साथ में सहयोग करती है वो वाली। तो मेन वर्ब ये हो गई, ये इसके साथ सहायक क्रिया हो गई, लेकिन झरना तो यहाँ करता है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये तो करता है, तो ये बिना कर्म का हुआ। तीसरा तूफान आया, तूफान क्या है, सब्जेक्ट है ना। अब एक तरीका और बताती हूँ मैं समझने का। दूसरा होता है अपना सकर्मक क्रिया, कर्म के साथ, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखो मैं अभी आपको बताती हूँ। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है क्या है, क्रिया, राम क्या है, सब्जेक्ट। आप इंग्लिश में भी समझ सकते हो, जहां ऑब्जेक्ट होगा वो कर्म है, तो वो सकर्मक क्रिया है। अब राम यहाँ पर है कर्ता सब्जेक्ट, पढ़ता यहाँ पर है क्रिया, तो ये तो पूरा सेंटेंस हो गया। राम करता है, पढ़ता है, क्रिया है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट मिस है, कर्म नहीं है, तो ये तो हो गई अकर्मक क्रिया। लेकिन राम क्या पढ़ता है, पुस्तक, पुस्तक को पढ़ता है, कर्ता ने कर्म को, यानी यहाँ साधन क्या है, पुस्तक है, तो जिस ये कर्म है इसमें, पुस्तक इसमें कर्म है, तो जहां क्रिया के साथ कर्म होगा वह सकर्मक क्रिया होगी। एक ट्रिक और बताती हूँ, क्या और किसको से आप क्रिया के साथ इसका क्वेश्चन करो, क्या पढ़ता है, क्या लगाओ क्रिया से पहले, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। मैंने ये नहीं पूछा कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, मैंने पूछा क्या पढ़ता है। अगर क्या और किसको का जवाब मिल गया तो वह सकर्मक क्रिया है, और क्या और किसको का जवाब नहीं मिला तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कौन नहीं पूछा मैंने, क्या पढ़ता है, कर्म है क्या इसमें, तो कर्म नहीं है, तो यह अकर्मक क्रिया। तूफान आया, क्या आया, आप बोलोगे तूफान आया मैम, लेकिन तूफान यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है बेटा, ये कर्म नहीं है। कौन आया, तूफान आया। और जहां पर ये जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनके ऊपर वाक्य बना है, तूफान आया, झरना बह रहा है, तो वह अकर्मक क्रिया में आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है बेटा, निर्जीव सब्जेक्ट, निर्जीव जिसमें जीव नहीं है। राम की जगह तूफान, ये सब्जेक्ट है, ये कर्म नहीं है। कौन आया नहीं पूछा, क्या आया, तो क्या और किसको का अगर जवाब मिले तो वह सकर्मक, क्या और किसको का जवाब नहीं मिले तो अकर्मक। इंग्लिश में समझना चाहो तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो सकर्मक क्रिया, बिना कर्म के वह अकर्मक क्रिया। डेफिनेशन वापस देख लो, बिना कर्म का, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कर्म है, सकर्मक क्रिया है। क्या पढ़ता है, पुस्तक, किसको पढ़ता है, पुस्तक को। राम पढ़ता है, मिस है इसमें कर्म, तो यह कर्मक क्रिया हो गई। तो ये था हमारा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब बेटा आप यहाँ देखो, मैंने पहले आपको कर्म के आधार पे दो भेद बताए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं है क्रिया के साथ वो कर्मक है, जैसे राम करता है और सब्जेक्ट है और पढ़ता है, क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है तो यह अकर्मक क्रिया है। उसके बाद मैंने सकर्मक क्रिया बताया, जिसके क्रिया के साथ कर्म हो, ये तो हमारा कर्ता है, अगर क्रिया के साथ कर्म होता है तो वो सकर्मक है। ये पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो ये सकर्मक।
अब इसी के साथ मुझे एक चीज और बतानी थी, सकर्मक क्रिया के भी बेटा दो भेद होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था उस समय एक कर्मक और द्विकर्मक। जिस क्रिया के साथ एक कर्म होता है, वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक कर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं तो वह द्विकर्मक क्रिया। राम पुस्तक पढ़ता है, ये एक कर्मक क्रिया, इसमें कर्म कितना है, ये तो क्रिया हो गई, ये है क्रिया, ये है कर्म, ये है कर्ता। तो एक क्रिया एक कर्म हो गया, एक कर्मक क्रिया। राम यहाँ पर करता है, देता है यहाँ पर क्रिया है। अभी बीच की चीजें क्या है बेटा, कर्ता ने कर्म को, आपने कारक चिन्ह पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ को विभक्ति आती है, तो राम तो यहाँ करता हो गया, लेकिन श्याम को, ये श्याम को, कर्ता ने कर्म को, तो ये क्या बन गया अपना पहला कर्म। और दूसरा कर्म क्या बन गया, क्या दिए, लड्डू दिए। क्या का उत्तर मिला ना, किसको दिए, वो भी उत्तर मिल गया, क्या दिए, लड्डू दिए। किसने दिए वो नहीं पूछा है, तो क्या और क्या का उत्तर अगर हमें मिलता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। तो लड्डू पहला कर्म ये और दूसरा कर्म ये, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। तो ये तो हमारी थी क्रिया एक कर्मक और द्विकर्मक। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको ढंग से आगे का समझ में आए। अब बेटा पहला अपना भेद हम कर्म के आधार पर पढ़ चुके हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब दूसरा हमारा भेद है रचना के आधार पे। रचना या संरचना, आपकी बुक में संरचना भी लिखा हुआ है, मैं रचना के आधार पे बता रही हूँ, संरचना को या रचना। पहला भेद ये अकर्मक सकर्मक वाला, जिसके साथ कर्म हो सकर्मक, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, वो अकर्मक क्रिया। अब रचना के आधार पर, रचना के आधार पर मैंने 6 भेद आपको बताए, उसी में से पहला भेद आपका होता है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में आप डेफिनेशन को जब आप इसका जो पढ़ोगे, आपको हर एक कई बार उत्तर ऐसा होगा कि जो प्रश्न के अंदर आपको छिपा हुआ मिल जाएगा। परिभाषाएं तो अधिकतर कर्मवाच्य है तो कर्म होगा, कर्तवाच्य है कर्ता होगा, भाववाच्य है तो भाव की प्रधानता होगी। ऐसे सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अब यहाँ अकर्मक सकर्मक भूल जाओ, अकर्मक सकर्मक कर्म के आधार पे थी, वो अलग थी। आपको अगर पूछे कर्म के आधार पे क्रिया का भेद बताओ तो अकर्मक सकर्मक बताना है। अगर आपको पूछे रचना के आधार पे बताओ तो अकर्मक सकर्मक को भूल जाओ, किसी में भी अकर्मक आ सकती है, किसी में भी सकर्मक आ सकती है। आपको तो रचना के आधार पे अब याद रखना है। पहला होता है सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। कैसे, यानी सिंपल वर्ब वाला सेंटेंस, यानी एक क्रिया का प्रयोग, यानी एक कर्मक। उसने साइकिल चलाई, क्या चलाई, साइकिल कर्म है, उसमें सब्जेक्ट है, चलाई चलाना, काम का होना। तो जब चलाई, तो जिस वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया बोलते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया, एक कर्म है ना बेटा, सॉरी एक क्रिया है ना, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, चलाई। अब यहाँ पर कर्म को भूल जाओ, मुझे वापस कर्म याद रह गया। यहाँ जिस किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। चलाना एक क्रिया आई तो ये सामान्य क्रिया का उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देखो आप, राम दौड़ा, राम सब्जेक्ट है, उसको भूल जाओ, क्रिया कितनी आ रही है, ओनली वन। तो जिस वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। हर एक के साथ आपको उदाहरण, जैसे अगर मैं पूछूं कि सामान्य क्रिया को समझाइए तो आपको ये पूरी डेफिनेशन लिखकर इसको आप उदाहरण भी लिखो। अगर आपको डेफिनेशन बुक की लैंग्वेज याद नहीं होती तो अपने शब्दों में याद करो बेटा। जब किसी वाक्य में एक कर्म होगा तो सामान्य क्रिया। अब इसके बाद जस्ट है संयुक्त क्रिया। संयुक्त नाम से पता चल रहा है, संयुक्त साथ में। यदि किसी वाक्य में दो क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, यानी मित्र है ना, वर्ब का वर्ब साथ साथ चले। किसी वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग, सामान्य क्रिया, ये एक क्रिया, ठीक है। और यदि किसी वाक्य में दो क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो वह कौन सी क्रिया कहलाएगी, संयुक्त क्रिया। मैंने कबूतर को उड़ा दिया, मैंने कबूतर को उड़ा दिया, ये तो कर्म है आपका, कर्ता ने कर्म को, ये हो गया सब्जेक्ट। उड़ाना और दिया, उड़ना अपने आप में मेन वर्ब है,
दिया भी अपने आप में क्रिया है, तो कितनी क्रिया होगी? 2। तो जिस वाक्य में 2 क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। 2 क्रिया है, संयुक्त क्रिया। ट्रेन निकल गई, निकलना और गई ये 2 वर्ब है, 2 वर्ब से 2 क्रिया, तो ये भी है संयुक्त क्रिया। तो पहला सामान्य क्रिया रचना के आधार पे, दूसरा है संयुक्त क्रिया। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है वह सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में 2 क्रिया इसका साथ साथ प्रयोग होता है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब तीसरा इसका भेद देखते हैं हम।